ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। तो अभी तक पिछले 3 वीडियोस में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। व्हाइट बोर्ड आ रहा है अच्छे से? हाँ। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो यूनिट है आपकी राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी की यूनिट 5 के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर शुरू किया था। इसमें आगे की थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम और अगले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और ये क्वेश्चन है आपका 60 वाला है। परिनालिका। ठीक है, एक लंबी आपका प्रश्न है, वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, जिसमें पूछा है एक लंबी धाही परिनालिका का स्वप्रेरक या स्वप्रेरक गुणांक बताइए। ठीक है, तो हम जानते हैं परिनालिका के लिए परिनालिका के लिए आपको क्या बताना है? एल फाइंड आउट करना है। क्या कह रहे हो? ये परिनालिका वाला क्वेश्चन हो गया था या ये स्किप कर रखा है? नहीं, ये 60 वाला क्वेश्चन है शायद आज। 16? हाँ। ये 16 नंबर क्वेश्चन कल हो गया था हमारा, किसी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, हाँ, जिसके लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र क्या माना था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। ठीक है, और यहाँ पे आपका फाई होता है NBA कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। NBA, यहाँ पे B की वैल्यू क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू पुट करेंगे, एरिया पुट करेंगे, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो वहां से आपका L जो है वर्ताकार कुंडली के लिए L की वैल्यू आई थी आपकी म्यू नॉट पाई N स्क्वायर R बाई 2। म्यू नॉट पाई N स्क्वायर R अपॉन 2 ये आ गया था। ये लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। ठीक है, आज आगे बात करते हैं थोड़ा सा परिनालिका। तो देखो, माना एक N फेरों वाली, कैसी N फेरों वाली एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली तथा L लंबाई की। तो देखो क्या क्या दे रखी है क्वालिटीज इसके अंदर। ये परिनालिका कुछ इस तरीके की होती है। इसमें जो फेरे हैं आपके कितने हैं? N है। ये फेरों की संख्या कितनी है? N। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A, कैपिटल A, और इसकी लंबाई कितनी है? L। ठीक है, इस परिनालिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, प्रीवियस जो हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, जहाँ पे म्यू नॉट तो यहाँ पे कांस्टेंट है, N जो है आपके फेरों की संख्या है यूनिट लेंथ में, यानी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या आपकी क्या है? स्मॉल n, और स्मॉल n को आप लिखते हो कैपिटल N अपॉन L। ठीक है, और I है आपकी विद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ से इस समीकरण का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्टिंग यहाँ से। B इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है? म्यू नॉट NI, और N की वैल्यू क्या रखोगे आप? N कैपिटल N अपॉन L इंटू I। ये क्या हो गया आपका? चुंबकीय क्षेत्र।
किसके लिए? परिनालिका के लिए। तो संपूर्ण परिनालिका से संबद्ध फ्लक्स, आपका फ्लक्स आप देख चुके हो, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू NBA। हाँ। जो पहले भी यही इस्तेमाल किया था हमने और अभी भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं। फाई इज इक्वल्स टू NBA। ओके, यहाँ पे B की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो देखो फाई B हमारा क्या निकल के आता है? N इंटू म्यू नॉट N अपॉन L I, B की जगह रख दिया, और A क्या है आपका? एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 N हो गए हैं, और स्वप्रेरक या स्वप्रेरण गुणांक जो है आपका वो L क्या होता है? फाई अपॉन I। यस और नो? जो फाई होता है वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, कल भी बताया था। और जब इस समानुपाती को, उसके चिन्ह को हम हटाएंगे तो एक समानुपाती नियतांक इस्तेमाल करते हैं वहां पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वो होता है आपका स्वप्रेरण गुणांक। नहीं, L होता है। फाई इज इक्वल्स टू LI। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाई अपॉन, सॉरी, L की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाई अपॉन I। ठीक है, तो हमें बेसिकली L का मान ही कैलकुलेट करना है। L का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, L इज इक्वल्स टू फाई अपॉन I होता है, तो हमारे पास फाई की ये वैल्यू आई है, इस वैल्यू को रख लेंगे और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। देखो, फाई इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया है? फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N, 2 बार है तो N स्क्वायर अपॉन L इंटू A इंटू I। ठीक है, तो ये I इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो फाई अपॉन I इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, और फाई अपॉन I ही आपका क्या था? L था, तो ये L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, और यही क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक। किसके लिए? धारावाही परिनालिका के लिए। ओके, ठीक है। अब देखो, अब इसको आप किसके फॉर्मेट में लिख सकते हो? स्मॉल n के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? देखो, स्मॉल n के फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल N अपॉन L का एक फॉर्मेट बनाएंगे, कैपिटल N अपॉन L का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैपिटल N यहाँ पे ऊपर भी है, और N स्क्वायर है ऊपर, और नीचे L है। तो हम जानते हैं कि स्मॉल n जो होता है आपका वो कैपिटल N अपॉन L होता है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्मॉल n स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे n स्क्वायर तो है लेकिन नीचे L स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक L से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक L से ऊपर मल्टीप्लाई। तो ऊपर n स्क्वायर हो गया और नीचे L स्क्वायर हो गया। यस और नो? तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, स्मॉल n स्क्वायर A इंटू L। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। किसके लिए? परिनालिका के लिए। अब देखो, यहाँ पे म्यू नॉट आपने कब लिया है? जब आपका निर्वात है। निर्वात यानी फ्री स्पेस है। अगर फ्री स्पेस ना हो और वहां पे कोई माध्यम हो, तो माध्यम के लिए हम म्यू इस्तेमाल न करके यहाँ पे, सॉरी, म्यू नॉट ना इस्तेमाल करके म्यू इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? माध्यम के लिए। ठीक है, तो माध्यम में आपका L क्या हो जाएगा? L इक्वल्स टू म्यू N स्क्वायर AL, N स्क्वायर AL। ओके, ठीक है, तो यहाँ से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। अगला क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको वैसे ही समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व
या अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। जी। तो देखिए क्या होता है बेसिकली, जब किसी कुंडली या फिर परिपथ में धारा परिवर्तित करने पर निकटवर्ती दूसरी कुंडली या परिपथ में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से दूसरी कुंडली, यानी कि जो दूसरी साथ में ली हुई है, उस कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसके कारण इस तरह की घटना को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। देखो, एक तो होता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण जिस तरह से नाम से स्पष्ट था, उसके खुद के कारण, सेल्फ के कारण ही क्या हो रहा था, वहां पे प्रेरण उत्पन्न हो रहा था और वहां पे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है अन्योन्य, इसका मतलब हम तो एक तो है ही कुंडली सही, लेकिन उसके साथ में दूसरी एक अन्य कुंडली भी है, जिसके अंदर क्या होता है, अगर इसकी धारा में हम परिवर्तन करें तो दूसरे परिपथ जो है उससे संबंध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होने से आपकी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यानी ईएमएफ है, उसमें परिवर्तन होगा, और ईएमएफ में परिवर्तन होने से उसके अंदर क्या होगी, एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आगे देखो, जिस कुंडली में धारा परिवर्तित की जाती है उसे प्राथमिक कुंडली, ठीक है, और जिस कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण गुणांक को m से लिखते हैं। स्वप्रेरण गुणांक को l से लिखा था। l का अगला जो अंग्रेजी का अल्फाबेट आता है वो l के बाद m ही आता है ना, LMNOP, तो m ले लेते हैं। एक्चुअली ये m वो m नहीं होता है, m का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो आगे देखो, क्लियर। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैसे निकालोगे, अगर हम प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक धारा बोल रहे हैं हम। ठीक है, और द्वितीय कुंडली में हमें क्या मिल रहा है, फ्लक्स, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक फ्लक्स। यस और नो, यस। धारा प्राथमिक है और फ्लक्स द्वितीयक है। कहने का मतलब यह है, प्राथमिक कुंडली में अगर I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण किसी अन्य दूसरी कुंडली में Φ2 फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो जो Φ2 है वो I1 पे डिपेंड करेगा, मतलब प्राथमिक कुंडली की धारा पे, प्राथमिक धारा पे निर्भर करेगा। और वो कैसे निर्भर करेगा, जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ही ज्यादा वहां पे फ्लक्स होएगा। तो Φ2 is proportional to I1, that is Φ2 is equals to, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस्तेमाल कर देंगे, MI1। तो यहाँ पे ये M जो है यही क्या है, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। तो इस M की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो M इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Φ2 अपॉन I1। ठीक है, Φ2 अपॉन I1, और यही हमारा क्या है, डेरिवेशन है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अब देखो, अगर हम मान लें I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है तो M Φ2 के बराबर हो जाएगा, यस और नो। अर्थात प्राथमिक कुंडली में एकांक मान की धारा प्रवाहित होने पर, एकांक मान मतलब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स को ही अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, अभी इसका भी आप मात्रक और विमा, मात्रक इसका हेनरी ही होता है और इसकी विमा ML2 T माइनस 2 होती है। L की जो विमा थी वो आपने कैलकुलेट कर ली थी कल, आज आपको वर्क है M की भी आप विमा कैलकुलेट करोगे, डायमेंशंस इसकी बताओगे। अब देखो, ये किस किस पर निर्भर करता है, दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और दोनों कुंडलियों के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दो समाक्षीय, समाक्षीय का मतलब एक ही अक्ष पर, दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व M का व्यंजक ज्ञात करो।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? अन्योन्य प्रेरकत्व। किसके लिए? ये परिनालिका के समाक्ष परिनालिका। समाक्ष परिनालिका के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? अन्योन्य प्रेरक। ठीक है, तो दो परिनालिका ले लेते हैं हम जिनकी लंबाई L है और जिनका क्षेत्रफल A है। ठीक है, L उनकी क्या है? लंबाई, और A क्या है? क्षेत्रफल। ये दो परिनालिका हैं और इनको नाम दे देते हैं S1 और S2। एक है आपकी S1 और दूसरी है आपकी S2। ठीक है, तो अब देखो परिनालिका S1 में अगर I1 धारा, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है I1, और इसके अंदर धारा प्रवाहित क्या मान ले हम? I2। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली आपको I2 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन ले लेते हैं। इसके अंदर मान लो I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर आपका जो फ्लक्स है वो phi1 है और इसके अंदर फ्लक्स है आपका phi2। ठीक है, एक आपकी फर्स्ट लेते हैं नंबर 1 और ये है नंबर 2 परिनालिका। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या निकालोगे? फ्लक्स निकालोगे NBA का इस्तेमाल करते हुए, और उससे आप क्या निकालोगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालोगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक π/I करके। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, परिनालिका जो प्रथम परिनालिका है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र B1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बताओ? म्यू नॉट N1 N और I1। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू म्यू नॉट नॉट N1 उसके I1। अंदर N1 फेरे हैं इकाई लंबाई में इंटू I1, उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। N1 को मैं बता चुका हूं आपको, फेरों की संख्या पर यूनिट लेंथ, तो N/L लिख सकते हैं। कैपिटल N1/L लेंथ है, दोनों की लंबाई समान है तो L ही ले लेंगे, और I1। ठीक है, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। दिस इज B1। आगे देखो, द्वितीय कुंडली में हमें क्या निकालना है? द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स phi2, द्वितीय कुंडली में अगर बात कर रहे हैं तो हम करेंगे phi2 और 2 और B1 इंटू A, उसका एरिया। एरिया तो दोनों का सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आप देखो N2 जो फेरों की संख्या है वो द्वितीयक में लोगे, और चुंबकीय क्षेत्र किसका लेंगे? प्रथम की वजह से। ठीक है, तो phi2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? N2 म्यू नॉट N1/L इंटू I1। ठीक है, और एरिया हो रहेगा, इसको भूल ही रहे थे हम। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख दो। phi2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A I1 अपॉन L। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? phi2। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैसे निकालोगे? M इज इक्वल्स टू phi2/I1। बिल्कुल सही कहा, M इज इक्वल्स टू phi2/I1। M इज इक्वल्स टू phi2/I1। phi2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर I1 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, phi2/I1। तो ये देखो, ये I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू जो है वो M की वैल्यू निकल के आएगी म्यू नॉट N1 N2 A/L। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? अन्योन्य प्रेरण गुणांक आ गया।
यही जो है किसी दूसरी धारावाही कुंडली में अगर आपका अन्योन्य प्रेरण होता है तो उसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है, ये व्यंजक आप निकाल दोगे, बहुत आसान तरीके से हमने निकाला है। अब पहले B1 कैलकुलेट किया, फिर phi2 कैलकुलेट किया, और phi2 अपॉन I1 करते ही हमें M मिल गया, जिसको ही कहते हैं हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, ओके। आगे देखो, आगे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा। लेंज का नियम क्या व्यक्त करता है? लेंज के नियम से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रेरित धारा की दिशा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी प्रेरकत्व में धारा का मान दुगना करने पर संग्रहित ऊर्जा कितने गुना होगी? प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा जो है आपकी क्या हो जाएगी? ऊर्जा मैं पहले भी बता चुका हूँ, हाफ Li² होती है। यस और नो? यस। W इज इक्वल्स टू हाफ Li²। तो देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये हम जानते हैं, और ये बोल रहा है यहाँ पे कि प्रेरकत्व में धारा का मान जो I है, इसका मान क्या कर दें? ये Li² था, तो I का मान हम क्या कर दें? दुगुना कर दें। 2I क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। तो बताओ कि जो ऊर्जा है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान लो आपका W1 क्या है? हाफ L का मान सेम होगा I1 का स्क्वायर। ठीक है, I2 की वैल्यू ये बोल रहा है दो गुनी हो जाएगी I1 से। ठीक है, तो आपका जो W है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो W2 जो है ऊर्जा, वो क्या हो जाएगी? हाफ L I2 का स्क्वायर, और I2 की जगह आप क्या रखोगे? 2I1, तो हाफ L 2I1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। हाँ। तो देखो, ऊपर लिखते हैं, W2 इज इक्वल्स टू हाफ L 4I1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 4 है इसको हम आगे ले लेंगे, और ये बचा हमारा हाफ L I1 स्क्वायर, और हाफ L I1 स्क्वायर ये देखो क्या है? W1 है, तो 4 इंटू W1, यानी W2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 4 इंटू W1। जो ऊर्जा है उसका मान 4 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका जो I है वो स्क्वायर में मौजूद है, और स्क्वायर जब ट्वाइस से स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू 4 गुना हो जाती। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थ्योरी के ही है अगला तो। हाँ, थ्योरी का क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में अचानक तोड़ने पर विद्युत चिंगारियां क्यों उत्पन्न होती हैं? परिपथ को अचानक से हमने क्या कर दिया? कई बार देखा होगा, स्विच अचानक से बंद करते हो तो उसमें चिंगारी सी आती है। देखो, ये बोल रहा है, यदि किसी विद्युत परिपथ में अचानक हम विद्युत परिपथ को तोड़ देते हैं तो उसके अंदर धारा का मान अचानक से क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। स्वप्रेरण से उच्च प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसी विद्युत वाहक बल के कारण ही आपकी चिंगारियां उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या बताओगे? स्वप्रेरण के कारण, अचानक से बंद करने पर चिंगारी क्यों उत्पन्न होती है? सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, स्वप्रेरण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो दोनों कुंडलियों को क्रोड पर एक दूसरे से लपेटना चाहिए ताकि फ्लक्स का क्षरण नहीं हो सके। अन्योन्य प्रेरण इस तरह से, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही लपेट देंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा तो फ्लक्स कहीं नहीं जाएगा, फ्लक्स डायरेक्ट पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अन्योन्य तो उनका अन्योन्य प्रेरण गुणांक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि वहां पे फ्लक्स का क्षरण नहीं होगा और हमें किसी भी तरह का ऊर्जा ह्रास नहीं झेलना नहीं हो। पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से उनको एक दूसरे के ऊपर ही लपेट देते हैं। कभी भी देखा होगा आपने ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुंडलियां होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह की कुंडलियां होती हैं। हाँ। वो ट्रांसफार्मर को देखा होगा, उसके अंदर जो कॉपर के वायर लिपटे होते हैं वो एक दूसरे पे लिपटे होते हैं, और उसमें नॉर्मली ये भी पता नहीं चलता है कि प्राथमिक कौन सी है द्वितीयक कौन सी है। वो तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश उनके बीच के गैप की वजह से हम कर पाते हैं, अदरवाइज वो एक दूसरे के ऊपर ही लपेटे जाते हैं तार। ऐसा अच्छा। क्यों किया जाता है? उनके एक दूसरे के ऊपर लपेटने से उनका फ्लक्स का ह्रास या क्षरण नहीं होता है, यानी उसमें नहीं किसी भी होता है। तरह का कोई भी लॉस नहीं होता है, एनर्जी लॉस नहीं होता है। इस वजह से वो कुंडलियां एक दूसरे पर लपेटी जाती है, ठीक लपेटे है। जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, धारामापी के क्रोड में भंवर धाराओं के प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नरम लोहे का लोहे की पत्थर पट्टी क्रोड बनाई जाती है। बनाइए। नरम लोहे का अगर इस्तेमाल करेंगे तो भंवर धाराओं के प्रभाव को कम कर हाँ। पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक धातु और दूसरा अधातु का सिक्का एक ही ऊंचाई से पृथ्वी के तल पर गिराया जाए तो कौन सा पहले पहुंचेगा और क्यों? तो इसका जवाब है आपका अधातु का सिक्का पहले पहुंचेगा, क्योंकि धातु के सिक्के में भंवर धाराएं उत्पन्न होने से गति का विरोध विरोध होगा, होगा। ठीक है। हम्म। देखो ये सवाल यहाँ पे ग्रेविटी के अंदर अगर पूछा जाए आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, और उसके अंदर ये बोले कि दो समान द्रव्यमान के पदार्थ, एक रुई है और एक लोहे का टुकड़ा है, और दोनों का द्रव्यमान समान है, अगर उनको एक ऊंचाई से छोड़ा जाए तो कौन सा पहले पहुंचेगा? रुई पहले पहुंचेगी या लोहे का टुकड़ा? अगर दोनों का द्रव्यमान समान है तो मैं आपको बता दूं, दोनों ही चीज एक साथ एक समय पे नीचे पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आपकी इंडक्टेंस की हो रही है, भंवर धाराओं की हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समान द्रव्यमान के धातु और धातु के सिक्के हैं तो उसके अंदर हाँ। आपका जो अधातु है, मान लो अधातु क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, पत्थर हो गया, वो आपका जल्दी पहुंचेगा। धातु का जो मेटल है वो देरी से पहुंचेगा, कारण ये कि जो भंवर धाराएं हैं वो उसकी गति का विरोध करेगा, इस ओके। वजह से वो क्या करेगा, देरी से पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखो, उच्च वोल्टता से धारा प्रवाहित करने से तार पर बैठी चिड़िया क्यों उड़ जाती है? क्योंकि चिड़िया के शरीर में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तथा चिड़िया के दोनों ओर के पंख विपरीत धाराओं के कारण परस्पर प्रतिकर्षित होकर फैलते हैं तथा चिड़िया उड़ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये तो आ गया। हाँ, और ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो तार हैं, बिजली के खंभों पर लगे तारों पर जो पक्षी बैठते हैं वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक शॉक या विद्युत करंट को क्यों नहीं महसूस करते? उसका कारण क्या है कि उनके पास जो है, वो एक समय में एक ही तार पर बैठते हैं, और एक तार पर या तो धनावेशित होगा वो या ऋणावेशित होगा, तो उनको करंट वहां पे महसूस नहीं होता है। अगर वो दो तारों को एक साथ टच करें तो वहां पे उनको करंट लग सकता है, ठीक है। हो अगला सकता क्वेश्चन है। है, एल अपॉन आर का विनय सूत्र लिखिए। तो एल अपॉन आर का आप लिख सकते हो नॉर्मली, एल हाँ। का भी पता है आपको, आर का भी पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे और एल अपॉन आर का विनय सूत्र आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ओके। किसी आयताकार लूप के समांग चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल्स टू B2 में नियत वेग से गति करवाई जाए तब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो E इज इक्वल्स टू B1 माइनस बिट्टू। B इंटू एल, ये हम पढ़ चुके हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होता है? ठीक है, वो होता है आपका डेल्टा बी इंटू वी इंटू एल। वी बी एल पढ़ा था ना, तो बी की जगह आप क्या इस्तेमाल करोगे? डेल्टा बी, यानी B1 माइनस B2। अब ये बोल रहा है यहाँ पे B1 और B2 दोनों इक्वल हैं। देखो, अगर आपका B1 इक्वल्स टू B2 है, आपका फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू V B1 माइनस B2 इंटू एल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है B इक्वल्स टू B2 है, तो B1 माइनस B2 क्या हो जाएगा? 0। तो EMF आपका आएगा 0, ठीक है। तो समांग चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन
नहीं होगा, फ्लक्स में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। फाई E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यही पढ़ते हैं। अगर E की वैल्यू 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी फ्लक्स में आपका जो परिवर्तन है वो क्या है, 0। 0 शून्य। फ्लक्स में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम्म, देखो, प्रतिरोध बॉक्स के अंदर तार की कुंडलियों को दोहरा क्यों मोड़ा जाता है? प्रतिरोध बॉक्स जो होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसके अंदर तार की कुंडलियों को दोहरा इसलिए मोड़ा जाता है कि उसके अंदर स्वप्रेरण के प्रभाव को खत्म किया जा सके। खत्म करने के लिए। हाँ, नहीं तो स्वप्रेरण प्रभावी हो जाता है। ओके। ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु में पहले सेल कुंजी तथा बाद में धारामापी कुंजी क्यों दबाई जाती है? इसका जवाब है आपका प्रेरित विद्युत धारा के प्रभाव को दूर करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल, इसको सोल्व करेंगे हम। कितना टाइम बचा है हमारे पास, एक टाइम लगभग 2 मिनट। चलो देखो, एक कुंडली के तल पर क्या दे रखा है, एक कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। यदि कुंडली में फ्लक्स फाई की वैल्यू आपकी कितनी है, 2t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 60 प्लस 9, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, t बराबर 5 सेकेंड पर, t बराबर 5 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत बल निकालना। तो E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। बस इसका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करने के बाद आपको क्या करना है, t इक्वल्स टू 5 पुट करना है, मतलब माइनस डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। ठीक है। अलग अलग डेरिवेट करेंगे तो 2t स्क्वायर का करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लेंगे, इसका x पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो 2t स्क्वायर का 2t, सॉरी t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और एक 2 आपका बाहर है, माइनस साइन भी बाहर है, तो 2 इंटू 2t। ठीक है। ठीक है। अगला अगला देखो, अगला करेंगे तो उसमें माइनस 60 है और एक बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आपका बाहर रह जाएगा, और टी अपॉन dt अपॉन dt 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका माइनस माइनस साइन है, और 9 एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, तो माइनस का 4t प्लस 6, यानी माइनस 4t प्लस 6। अब t की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, t बराबर 5 सेकेंड दे रखा था स्टार्टिंग में, तो माइनस का 4 इंटू 5 प्लस 6 हो जाएगा आपका 20, माइनस का 26 माइनस का 14, क्या आ गया, माइनस का 14। ठीक है। क्योंकि आपको जो फाई है वो मिली वेव है, तो आपका जो ईएमएफ है वो भी मिली वोल्ट में आएगा। ठीक है, समझ में आया? इससे आगे की जो बातें हैं हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लगभग 40 हमारा आधे से ज्यादा ये चैप्टर हो गया है, 1 या 2 क्लास में और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। समझ में आई आज की क्लास?